सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हिंदी साहित्य, जिसमें आपके पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसका हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एक पाठ का अध्ययन किया और अब हम 13वां पाठ यानी 12वें पाठ का अध्ययन किया। अब हम 13वां पाठ और इसका प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छा पाठ है और नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। नया जो आपका पाठ्यक्रम है 2021-22 का, उसके अनुसार है। अब हम इसमें क्या क्या जानेंगे, एक तो इसका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय पढ़ेंगे। आपको पता है कल हमने जब इसका सिलेबस देखा था और सिलेबस में 5 अंकों का आपके परिचय पूछा जाएगा। 5 अंकों का, 4 अंकों का साहित्यिक परिचय, 4 से 5 अंक यानी 4 अंकों का भी 5 अंकों का भी। तो 4 अंकों का जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो प्रत्येक लेखक का या कवि का साहित्यिक परिचय आपको याद होना जरूरी है। इसके साथ साथ हम बोर्ड परीक्षा 2022 में कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनका संकलन भी पढ़ेंगे। कम से कम अंत में आपको 10 से 15 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे और उन प्रश्नों को आप जानेंगे कि जैसे इसमें इस पाठ में मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से हैं, पाठ के बीच में से कौन से प्रश्न बनते हैं, उनको हम हल सहित हल करेंगे, यानी उनका हल भी हल करेंगे। गृह कार्य के लिए जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनकी उत्तर सहित व्याख्या आपको बताई जाएगी। एसडब्ल्यू के लिए जो पीडीएफ जारी की गई है, उसके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो आपके जैसे नवीन पाठ्यक्रम अनुसार कक्षाएं अपलोड हो रही है, आप निश्चित रूप से साहित्य क्लासेस चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ में आप जैसे इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी पाठ अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, ये पाठ जो हम पढ़ेंगे इसके 2 भागों में पढ़ेंगे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। आज प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें गुलेरी जी का परिचय और 2 जो मुख्य लघु कहानियां हैं उनको हम पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आप सभी की सुविधा के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए क्या करना है, बिल्कुल निःशुल्क है, यानी ये निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो आप निश्चित रूप से ऐड हो जाइए। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। बॉयज और गर्ल्स अपना अपना नाम लिख करके भेजें, अपने विषय का नाम लिखे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, अपने विद्यालय का नाम लिखे, ताकि आपको जो सही ग्रुप में ऐड किया जा सके। अब वो ग्रुप है, उसके नंबर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा जब भी समय मिला। तो सबसे पहले देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हम परिचय पढ़ते हैं। 1883 से लेकर के 1922 तक तो वो इस अपने भारत में अपनी साहित्य को अपनी कलम से सींचते रहे और पुरानी बस्ती जयपुर में उनका जन्म हुआ। यूं कह सकते हैं कि ये राजस्थान के साहित्यकार हैं, यानी राजस्थान के साहित्यकार है। अब गुलेरी जी जो है वो देखिए, संस्कृत के, पाली के, प्राकृत के, अपभ्रंश के, ब्रिज के, अवधी के, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 भाषाओं के ये जानकार थे। कितनी भाषाएं जानते थे? 14 भाषाएं जानते थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका मुख्य विषय था और भाषा विज्ञान में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप पीजी करेंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो वहां जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में एक विषय होगा भाषा विज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी किताब है। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 पड़ाव यानी 4 भागों में बांटा जाता है। 1903 से लेकर के 1906 तक उन्होंने समालोचक का संपादन किया। 1911-12 में उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया और 1918 से 20 तक उन्होंने प्रतिभा का, और 1920 से 22 तक नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका थी, नागरी प्रचारिणी जो हिंदी प्रचार सभा, यूं कह सकते हैं कि हिंदी का प्रचार करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने वाली पत्रिका थी। 1920 से 22 तक इन्होंने इनका संपादन किया था। 4 भाग है, समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इनके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से इनको याद रखें। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामना। ये है, इनमें जो रचनाएं की है उन्होंने
बहुत अधिक तरीकों से, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो जो व्यक्ति 14 भाषाओं का जानकार है, 14 भाषाओं का साहित्य जिन्होंने पढ़ा है, तो उस व्यक्ति में प्रतिभा कितनी हो सकती है आप जान सकते हैं। उनके उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त उनकी 3 कहानियां हैं। कौन कौन सी? एक तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये कहानी जो है 1915 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1915 में लिखी गई थी। और यह कहानी अपने समय की सबसे फेमस कहानी है। हिंदी में कई बार जैसे बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं, यानी बड़ी बड़ी, जैसे मान लो यूं कह सकते हैं कि आपके व्याख्याता की है, वरिष्ठ अध्यापक की है, कॉलेज व्याख्याता की, उनमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रथम यानी गुलेरी जी की सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो वो है उसने कहा था। बहुत ही अच्छी कहानी है और वो तो गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि 1904 से लेकर के 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में उन्होंने अध्यापन का काम भी किया और इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गुलेरी जी है वो किस उपाधि से सम्मानित हुए? तो वो उपाधि कौन सी थी? इतिहास दिवाकर। और 1900 मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर फरवरी 1922 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी बन गए थे। 1922 में ये हिंदू जो विश्वविद्यालय है काशी, उस विश्वविद्यालय के ये प्राचार्य भी बने थे। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295। इन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, यहाँ आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। साल भर जो जो ग्रुप में लेसन आते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर ग्रुप में ऐड होने की भी जरूरत नहीं है। अपने जैसे आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो भी है, और टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे क्या लिखेंगे? उसमें टेलीग्राम चैनल में आपको लिखना है जैसे ऐसे साहित्य, यानी बिना स्पेस दे करके साहित्य क्लासेस 79। ये जब आप करेंगे, सर्च करेंगे साहित्य क्लासेस 79, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपके लिए पाठ है वो आते रहते हैं। तो ये तो था कि अपन यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। आगे देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में 3 छोटी छोटी लघु कथाएं ली गई है। कितनी? 3 लघु निबंध है यूं कह सकते हैं, और निबंध के रूप में एक काल्पनिक कथाएं हैं। एक है बालक बच गया, एक है घड़ी के पुर्जे, और एक है ढेले चुन लो। आज हम बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे तक का अध्ययन करेंगे। बालक बच गया यहां तक का अध्ययन, और घड़ी के पुर्जे यहां तक का अध्ययन करेंगे। ढेले चुन लो ये बाद में अध्ययन करेंगे। पहला जो निबंध है बालक बच गया, इसमें शिक्षा ग्रहण की सही उम्र के बारे में बताया गया। एक बालक जो है, छोटी उम्र में यदि बालक को रटा दिया जाता है बहुत सारी बातें, तो उस बालक की प्रतिभा का हास करना होता है। उम्र के अनुसार उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। और शहद पके सो मीठा हो, यह कहा जाता है कि जैसे मान लो एक ककड़ी होती है, तरबूज होता है, जो अपने हिसाब से पकता है तो वो कितना मीठा होता है, और उस पर यदि कोई केमिकल डाल करके और उसे मीठा करवाया जाता है, या कोई अलग तरह के हार्मोन्स डाल करके उसे मीठा करते हैं, तो वो मजा नहीं रहता है। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने धर्म के रेशियों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने धर्म को एक घड़ी के रूप में प्रतिपादित किया है। और वो कहते हैं कि जैसे घड़ी है तो घड़ी साज क्या करता है, जैसे अब हम घड़ी पर क्या देखते हैं? समय देखते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घड़ी में कौन से पुर्जे हैं, क्या है, घड़ी कैसे काम करती है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हम नहीं ले रहे होते हैं। तो धर्म उपदेशक वो है, वो क्या करते हैं? वो एक जिस प्रकार एक घड़ी साज कहता है कि आपको घड़ी को छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ने से ज्यादा खराब हो जाती है, उसी प्रकार धर्म उपदेशक भी कहते हैं कि जो हम कहते हैं वैसे आप करते जाओ, आपको धर्म के बारे में गहराई से ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। एक तीसरा जो है ढेले चुन लो, लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। भाषा शैली सरल है, बोलचाल की है, और गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है।
तो सबसे पहले हम बालक बच गया इससे लघु कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, बालक बच गया। लेखक कहते हैं कि पाठशाला का वार्षिक उत्सव था और मुझे भी वहां बुलाया गया। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष थी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान अध्यापक जी के पुत्र की आयु कितनी थी, अवस्था कितनी थी, तो 8 वर्ष थी। बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हाथ के कोल्लू की तरह दिखाया जा रहा था, यानी उसे कोल्लू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे। एक बालक था जिस बालक को बहुत सारे प्रश्न रटा दिए गए। अब बालक से पूछे जा रहा था प्रश्न, बालक प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, लेकिन बालक की दृष्टि ऊपर नहीं थी क्योंकि सिर्फ उसके दिमाग में रटाफिकेशन था। उनका उत्तर दे रहा था। जैसे कौन कौन से उत्तर? धर्म के 10 लक्षण सुना दिए, 9 रसों के उदाहरण दे दिए, पानी 4 डिग्री से नीचे की शीतलता फैलने के क्या कारण है वो बता दिया, सारी मछलियों की प्राण रक्षा को समझा दिया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बता दिया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ भी बता दिया, और इंग्लैंड के राजा और पे हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं के नाम भी सुना गया। ये पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक से पूछा गया कि आगे अपने जीवन में क्या करोगे, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यह जन्म लोक सेवा करूंगा। मतलब जब जब जन्म लूंगा तो मैं समाज कल्याण का काम करूंगा। और सभा सुनती गई, वाह वाह करती रही। पिता भी एकदम गदगद होकर के उल्लास से भर रहे थे। एक वृद्ध महाशय वहां पर बैठे हुए थे। बच्चे से जब प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक वृद्ध महाशय थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। वृद्ध महाशय ने आशीर्वाद दिया बच्चे को हाथ फेर करके और कहा कि बच्चे, जो तू चाहेगा वो इनाम मांग ले, मैं तुम्हें दूंगा। बालक सोचने लगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को इतनी बातें सुनाई है, इतना कुछ किया है, तो मुझे क्या इनाम मांगना चाहिए। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, यानी कि कौन सी पुस्तक। बालक कहेगा कि मुझे धर्मशास्त्र चाहिए, धर्मशास्त्र की कौन सी पुस्तक चाहिए उसके बारे में कहेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ और रहा। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई झलक आंखों में दिख रही थी। यानी बालक सोच रहा था कि मुझे क्या मांगना चाहिए, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसके हिसाब से मांगना चाहिए या नहीं, क्योंकि बातें तो रटी हुई थी, उत्तर रटे हुए थे, दे दिए, लेकिन यह प्रश्न रटा हुआ नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर तो उसे अपने मन से सोचकर देना था। बच्चे ने क्या किया, कुछ खांस करके अपना गला साफ करके नकली पर्दे के हट जाने पर विस्मित होकर के बालक ने धीरे से उस वृद्ध महाशय से कहा कि मुझे लड्डू चाहिए। कितनी अच्छी बात है, ये बालक के मन की बात थी। पिता और अध्यापक निराश हो गए। प्रश्न आ जाता है कि पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए। पिता और अध्यापक ये चाहते थे कि उनका बालक एक बहुत ही उच्च कोटि की कोई किताब मांगेगा या इस प्रकार की कोई बात कहेगा, लेकिन बालक जो है वो अपने बाल मन को व्यक्त करके और पिता और महाशय को निराश कर दिया। इतने समय तक मेरा सांस घुट रहा था। अब लेखक कहते हैं कि इतने समय से बालक को जब इस प्रकार रटाया जा रहा था तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मेरा दम घुट रहा था। अब मैंने सुख की सांस भरी और उन सब ने बालकों की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मृमर था। बालक जब लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष का अर्थ है कि जब वृक्ष जीवित होता है तो ही उसमें हरियाली के दर्शन होते हैं। यदि वृक्ष जीवित नहीं है, नष्ट हो जाता है, तो उसके पत्ते दिखाई नहीं देते हैं और उसमें कोई हरियाली नहीं होती है, पत्तों का मधुर मरमर भी नहीं होता है। यही बात है कि बालक का जब बाल मन मर जाता है तो वह बालक रटी रटाई बातों के माध्यम से काम करने शुरू करता है या अपनी बातें कहना शुरू करता है। मेरे काट की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। अब तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में बालक बच गया, अर्थात बालक का बाल मन जो है वो बच गया था। जैसे हम ये चाहते हैं कि आज जैसे मान लो ये एक पार्ट और उसके बाद 2 जो है वो हम 2 अगले भाग में कर लेंगे। ये आज भाग जो प्रथम है इसमें इतना ही पढ़ लेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी काफी प्रश्न हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं इस पार्ट के यहां तक पढ़ा है, यहां तक का SW क्या है। देखिए इसमें गृह कार्य में पहला प्रश्न है कि चंद्रतर गुलेरी जी का जन्म कहां और कब हुआ। आपको पता है 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में।
कहाँ हुआ था? पुरानी बस्ती, जयपुर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सृजनशीलता के मुख्य 4 पड़ाव बताइए। 4 पड़ाव हमें लिखने हैं जो अभी अपन ने पढ़े हैं, और वो कौन कौन से पड़ाव है देख लीजिए। वो चारों पड़ाव जो है, पहला पड़ाव देखिए आप, समालोचक 1903 से 1906, मर्यादा 1911 से 12, प्रतिभा 1918 से 20, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1921 से 1920 से 22। ये 4 पड़ाव है, वो हमें लिखने हैं। इसके अलावा कौन सी कहानी गुलेरी जी की पर्याय बन चुकी है, वो कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था। इसने 3 कहानियां लिखी थी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी है, वो उनके जीवन का एक पर्याय बन चुकी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस उपाधि से सम्मानित हुए? कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए अभी अपन ने पढ़ा है कि वो कौन सी उपाधि से सम्मानित हुए थे, और वो उपाधि है इतिहास दिवाकर। कौन सी उपाधि थी? इतिहास दिवाकर की उपाधि से। इतिहास दिवाकर की उपाधि से। प्रधानाध्यापक जी के पुत्र की अवस्था कितनी थी? 8 वर्ष थी। कितनी थी? 8 वर्ष थी। बालक ने वृद्ध महाशय से इनाम स्वरूप क्या मांगा? लड्डू। क्या मांगा था? लड्डू मांगा था। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगे जाने पर पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? बालक ने जब अपने बाल मन के आधार पर या बाल मन की पुकार के आधार पर लड्डू मांगा, तो अध्यापक और उनके पिता निराश इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि बालक जो है वो किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की पुस्तक मांगेगा या अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से संबंधित कोई धर्मशास्त्र की पुस्तक मांगेगा, लेकिन बालक ने ऐसा नहीं करके और अपने बाल मन को जीवित रखते हुए लड्डू की मांग की थी, इसलिए वो निराश हो गए। लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मधुर मरमर था। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब बालक ने वृद्ध महाशय से लड्डू मांगा, इनाम स्वरूप लड्डू मांगा, तब लेखक ने सोचा कि बालक बच गया, अर्थात बालक में अभी भी बाल मन जीवित है। और शिक्षक और अध्यापक महोदय और शिक्षक ने बालक को रटा रटा करके और विभिन्न प्रकार के जटिल प्रश्नों के उत्तर सिखा दिए, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक रटाफिकेशन था, रटा हुआ था। इसलिए बालक उनके उत्तर दे रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे थी। और जब बालक ने अपने मन की पुकार के आधार पर लड्डू मांगा, तब उन्हें लगा कि जिस प्रकार एक पौधे में जब पौधे में जीवन नहीं होता है, तो उस पौधे में हरियाली भी नहीं होती है और किसी प्रकार का कोई मधुर मरमर अर्थात पत्ते भी नहीं होते हैं। उसी प्रकार जब बालक का बाल मन मर जाता है या बाल मन नष्ट हो जाता है, तो वह बालक अपने भविष्य का निर्माण करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए हमें बालक को रटाने के बजाय उन पर शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि उसमें रुचि पैदा करनी चाहिए, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। ये तो था अपना होमवर्क आज का, और ये 8 प्रश्न करने हैं। अगला भाग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, और ये प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिए, इसी हिसाब से करने हैं। और आपके लिए जो बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, वो है 9610208295। इन पर आप निश्चित रूप से अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा लें। और यानी लगभग 4 जो सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और हिंदी अनिवार्य, इन सभी का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।